गुड इवनिंग। तो आज की क्लास में हम ईयर एंड रिव्यू, वर्ष के लास्ट में जो हमारे केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय हैं उनके द्वारा पीआईबी के ऊपर रिपोर्ट जारी की जाती है, जो काफी लंबी चौड़ी होती है, कई सैकड़ों पन्नों की। उनमें से काम काम की चीजें अपने एग्जाम के उपयोग की अपन छाट के यहां ले आए हैं। इस सीरीज में हमने पहले मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसके तीनों डिपार्टमेंट डीएसटी, डीबीटी और डीएसआईआर तीनों के बारे में पूरा कर लिया। आपको चाहिए कि आप अपने जो नोट्स हैं उनको इन जो इंफॉर्मेशन यहां पर दिखती है और जो जिस टॉपिक से संबंधित जो बात है उसके अंदर वैल्यू एडिशन कर ले। साथ में ये जो अपने पढ़ रहे हैं, ये जो पीपीटी है उनको पीडीएफ फॉर्मेट में हम टेलीग्राम चैनल पे भी डालते हैं और जो बच्चे अभी क्लास में आ रहे हैं उनको सबको प्रिंट आउट निकाल के भी पहुंचा दी जाएंगी, है ना। और साथ में हम सिलेबस कनेक्ट कि अपने सिलेबस के कौन से टॉपिक के साथ में ये वैल्यू एडिशन अपने को करना है ये भी साथ में बताया जाता है। तो आज वाली जो अपनी क्लास होगी ये क्लास आपको कहां काम देगी, जो आपका टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है और उसमें जो आपने डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ी है उस डिफेंस टेक्नोलॉजी में नए एग्जाम्पल देने के लिए या फिर आपके नोट्स में करंट के हिसाब से कोई नया वैल्यू एडिशन हो सकता है, उसको करने के लिए काम का है। पूरे साल भर में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने जो जो नए प्रयोग किए हैं, चाहे वो डीआरडीओ के द्वारा किए गए हों या नए जो है वो विभिन्न प्रकार के परीक्षण किए गए हैं, चाहे वो डीआरडीओ के द्वारा किए गए हों या फिर अपनी तीनों सेनाओं के द्वारा दूसरे देशों के साथ मिलकर युद्ध के अभ्यास किए गए हों, चाहे वो नौसेना के द्वारा विभिन्न पनडुब्बियों का परीक्षण किया गया हो, अपने देश में नेवल जो है उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे प्रोजेक्ट 15, प्रोजेक्ट 15AB, प्रोजेक्ट 17, 17AB, प्रोजेक्ट 75। तो विभिन्न प्रोजेक्ट के तहत कौन सी जो है वो युद्धपोत, जिसमें 3 कैटेगरी आपकी आ जाती है, डेस्ट्रॉयर या फिर जो फ्रीगेट और कॉर्वेट। इसके अलावा अपने देश में युद्धपोत जो है वो जहाज वाहक, जो विमान वाहक जिसको अपन कहते हैं बड़े वाले, वो। इसके अलावा फिर पानी के नीचे चलने वाली पनडुब्बियां, वो कौन से प्रोजेक्ट के तहत कितने नेवल शिप अपने देश में बने, जो कोस्ट गार्ड है उनको कौन सी नेवल शिप बनी, समुद्रों के अंदर एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए कौन सी नए जहाज बने। इसी प्रकार जो अपना अलग अलग डीआरडीओ के साथ में दूसरे इंस्टीट्यूट उन्होंने, जैसे एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड या दूसरे भी इंस्टीट्यूट, उन्होंने क्या क्या नए एयरक्राफ्ट बनाए, जैसे अपना देखे तो तेजस का नया वर्जन या फिर प्रचंड हेलीकॉप्टर या इसी प्रकार जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका परीक्षण, या तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में बने नए रक्षा गलियारे या डिफेंस कॉरिडोर, उनके अंदर क्या नए डेवलपमेंट हुए, वो सारी चीजें जो साल भर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में आती रहती है, उन सब को मिला के हम अगले आधे घंटे या 40 मिनट में यहां एक साथ डिस्कस कर लेंगे। तो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट हो जाएगा, एक साथ में सारी चीजें मिलेंगी। साल 2025 तो शुरू कर देते हैं इसको। साल 2025 में अपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, रक्षा मंत्रालय ने इसको कहा है ईयर ऑफ रिफॉर्म, सुधारों का वर्ष कहा है। किस मामले में सुधार? डिफेंस प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट के मामले में। अपने देश में हथियार, मिसाइल या फिर विमान, हेलीकॉप्टर या विभिन्न प्रकार की गन्स या दूसरी चीजें, उसके हम दुनिया के बड़े इंपोर्टर रहे हैं अभी तक। हमारी सरकार का विजन है कि हम डिफेंस इक्विपमेंट या फिर मिसाइल या फिर हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट अपने देश में बनाए और अपने उपयोग के लिए तो काम में ले ही ले, हम हथियारों के इंपोर्टर के बजाय क्या बन जाए? एक्सपोर्टर बन जाए। उसके लिए हमने ईयर ऑफ रिफॉर्म इसको घोषित किया। अगर कुछ डाटा की मैं बात करूं तो 2024-25 के साल में भारत के अंदर जो डिफेंस से रिलेटेड जो टोटल प्रोडक्शन, गन से लेके मिसाइल और वो सब चीजें, उनका जो बाजार मूल्य है वो 1,51,000 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल की तुलना में कितना परसेंट ग्रोथ हुई है? 18%। इस ग्रोथ के अंदर मेजर पोर्शन आया है पीएसयूज का। डीपीएसयूज का मतलब डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या जो सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं उनका। इस प्रोडक्शन में कितना परसेंट? 77% भाग तो रहा इनका जो डीपीएसपीयू अपने, जिसमें सबसे फेमस कौन है? एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, या फिर भारत डायनेमिक लिमिटेड,
या फिर मिश्र धातु बनाने वाली बहुत सारी ऐसी करीब 16 के आसपास डीपीएसपी डिफेंस सेक्टर के पीएसयू है, अगर मुझे ठीक से याद है तो, या 16 या 13 नंबर है इसका। इतने पीएसयूज ने सबसे ज्यादा इसमें प्रोडक्शन किया है। दूसरी तरफ निजी क्षेत्र को भी हम रक्षा क्षेत्र में निर्माण के लिए जो है वो आसान किया है, वो भी निवेश कर सकते हैं और अपने देश में डिफेंस से संबंधित उत्पादन कर सकते हैं। उनका योगदान 23% रहा, क्योंकि ये नया ही सेक्टर है। निजी क्षेत्र बहुत ज्यादा अभी स्थापित नहीं हुआ है और उसने प्रोडक्शन उतने बड़े लेवल पे अभी स्टार्ट नहीं किया है, इसलिए इसका योगदान 23% दिख रहा है। बट आने वाले टाइम में ये बढ़ता दिखेगा अपने को। 2029 तक सरकार का विजन है कि हम ये जो 1.15 लाख जो करोड़ रुपए का हुआ है उसको बढ़ा के कितना कर दें, 3 लाख करोड़ कर दें, जिससे अपने देश की, अपनी सेनाओं की, अपने बलों की जो हथियारों की आवश्यकताएं है उसको तो पूरा करें ही करें, प्लस हम विभिन्न देशों को एक्सपोर्ट भी कर पाए। तो उस दृष्टिकोण से एक तो ये डाटा अपने पास है। दूसरा, जो 2024-25 में हमने एक्सपोर्ट किए हैं हथियार, वो बेसिकली कितने हैं, शुरुआती दौर पे देखें तो 23,622 करोड़ रुपए के हथियार एक्सपोर्ट किए हैं। इस एक्सपोर्ट को करने में जो निजी क्षेत्र वाली जो कंपनियां हैं उनका बड़ा चंक है। देखिए, प्रोडक्शन के केस में सरकारी कंपनियों का है, जबकि एक्सपोर्ट के केस में निजी कंपनियों का है। इस 23,622 में से 15,233 करोड़ तो निजी क्षेत्र की कंपनियों ने जो हथियार वगैरह बनाए उनको एक्सपोर्ट किया है, और जो पीएसयू वालों हैं उनका 8389 करोड़ रुपए, हमने इतने पैसे के हथियार बाहर भेजे हैं। अब ये भी अपना योगदान, जैसे अपना टारगेट है 3 लाख करोड़ का बराबर जो है वो डिफेंस प्रोडक्शन करें, तो एक्सपोर्ट में हमने 2029 तक कितना रखा है, 50,000 करोड़ रुपए के बराबर के हथियार हम एक्सपोर्ट करें। ये दोनों एक अच्छी बात है, विजन दिखाते हैं मंत्रालय का। उसके बाद में प्रमुख समझौते इस बार जो अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने पीएसयू डिफेंस सेक्टर के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनके साथ क्या क्या किए हैं। अपने देश में जो तेजस है उस तेजस को किसने बनाया, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। उस HAL के साथ अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री ने, सेनाओं ने जो है वो एक नया एडवांस टाइप का तेजस, जिसका नाम है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ही कहा गया है, हल्का लड़ाकू जो विमान है वही कहा गया है। उसका नेक्स्ट वर्जन MK फर्स्ट A4 एडवांस, यानी कि जो तेजस पहले बन गया उसमें और ज्यादा टेक्नोलॉजी, ज्यादा बेहतरीन रडार, ज्यादा बेहतरीन जो है वो मिसाइल दागने का सिस्टम और ज्यादा स्टिल्थ टेक्नोलॉजी जो दूसरे दुश्मन देश के रडार के पकड़ में ना आए, वो सारी विशेषताओं युक्त एक नया समझौता किया गया है। भारतीय वायुसेना के लिए 68 नए एडवांस टाइप के तेजस बनाए जाएंगे और साथ में इस 68 में जो है वो 68 के साथ में 29 2 सीटों वाले, यानी कि इसमें 2 पायलट और को पायलट एक साथ बैठ पाए, तो 68 और 29 टोटल कितने हो जाते हैं, 97 हल्के लड़ाकू विमान का कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया है, HAL को। पैसे कितने हैं ये याद रखना अपने लिए जरूरी नहीं है। तो LCA मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो एडवांस टाइप का MK फर्स्ट एडवांस A, इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया है HAL को। दूसरा राफेल M, हमने फ्रांस की दसा एविएशन से राफेल खरीदे हैं। अब उस दसा राफेल को M फॉर मरीन यानी कि समुद्री क्षेत्र, नौसेना के लिए, नेवी के लिए हमने कितने नए राफेल ऑर्डर किए हैं, 26, जिसमें 22 तो सिंगल सीट एक ही पायलट और फिर जो है वो 4 कैसे 2 सीट पे बैठने वाले। तो हमने फ्रांस के साथ में जो दसा एविएशन के साथ सहयोग है उसमें टोटल नेवी के अंदर जो है वो एयरक्राफ्ट राफेल को शामिल करवाने के लिए 26 राफेल M फॉर मरीन। इसी प्रकार एक हेलीकॉप्टर अपने प्रचंड, LCH का मतलब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर जो है वो यात्रियों को एक से दूसरी जगह ले जाने वाला नहीं है, लड़ाई झगड़े में काम में लिया जाने वाला। इससे मिसाइल दागी जा सकती है या इसके ऊपर गन लगी रहती है जिससे फायरिंग की जा सकती है। तो वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, वो भी किसने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का ऑर्डर सरकार ने जो है वो दिया है, जिसके लिए ये पैसे अपने को वापस से याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो टोटल 3 नए एयरक्राफ्ट बनाने के अनुबंध अभी किए हैं। पहला LCM MK फर्स्ट A एडवांस, यानी कि एडवांस टाइप के क्या अपने तेजस, उसके बाद वो दूसरे राफेल मरीन वाले, और तीसरा प्रचंड हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, इसका नया ऑर्डर अपने जारी किया है 2025 में। इसके बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है उसमें LCA तेजस MK1A की
तीसरी उत्पादन लाइन, तीसरा प्रोडक्शन लाइन जो है उसको शुरुआत की, उसको हरी झंडी दिखाई। और साथ में जो हमारे हिंदुस्तान में पायलट हैं उनको ट्रेनिंग देने वाले जो हवाई जहाज होते हैं जिनका नाम है हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40। अभी तक क्या होता था, अपने देश में जो पायलट की ट्रेनिंग करवाई जाती थी उसके लिए जो शुरुआत, ऐसा तो है नहीं भी शुरुआत में ही जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं पायलट के तौर पर या फाइटर पायलट के तौर पे उनको राफेल पकड़ा दिया जाता है, चलो ये उड़ा के दिखाओ बेटा। उनको पहले बिल्कुल हल्के लाइट विमान से उड़ान भरनी सिखाई जाती है, फिर धीरे धीरे करके उनको एडवांस जो है वो विमान सौंपे जाते हैं। तो ट्रेनिंग के लिए काम में आने वाले विमान अभी तक हम क्या करते थे, विदेशों से इंपोर्ट करते थे। और अभी अपने यहां पर HAL के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा पायलट की ट्रेनिंग के लिए हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 इनके भी निर्माण की दूसरी उत्पादन लाइन का उद्घाटन किया है। तो मतलब तेजस का एडवांस वर्जन और साथ में पायलट का ट्रेनिंग वाला जो हवाई जहाज है उसकी प्रोडक्शन लाइन। साथ में हमारे रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने 17 एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो है वो एक तरीके से प्रोसेसिंग मॉडल की शुरुआत की है। अब ये जो 17 मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये बेसिकली जो एयरक्राफ्ट की अलग अलग जनरेशन है उसमें 5th जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट हैं, जैसे कि अपना अमेरिका वाले जिनको सबसे एडवांस कहते हैं, कौन सी सीरीज के हैं वो, F-35 सीरीज वाले, या फिर राफेल जो वो 5th श्रेणी के उससे भी ज्यादा, या चाइना के J सीरीज के विमान जो है ना। तो भारत के अंदर तेजस से भी एडवांस 5th श्रेणी के जो स्टील्थ कैटेगरी युक्त होंगे उन विमान का कंसेप्ट वो कैसे बनाए जाएंगे, उनकी डिजाइन कैसी होगी, उनका मटेरियल क्या काम में लिया जाएगा, उसकी भी एक जो है वो सैद्धांतिक तौर पर अनुमति दी है, जिसके ऊपर काम शुरू हो गया है, जिससे अपने 5th श्रेणी के फाइटर जेट या 5th जनरेशन के फाइटर जेट इंडिया में बनने शुरू होंगे। शुरुआत में तेजस को बनने में, हल्का तेजस बनाने में टाइम लगा, फिर उसकी डिजाइन की कमियां समझ में आई, एडवांस तेजस मार्क 1 साथ में ट्रेनिंग वाले, और अब 5th श्रेणी के की शुरुआत हमने यहां पर की है। 5th जनरेशन के फाइटर जेट की शुरुआत यहां पर की है। साथ में बेंगलुरु के अंदर एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया 2025 प्रोग्राम हुआ था। कोई खास बात नहीं है, बेंगलुरु के अंदर इसको आयोजित किया गया था। अगर फैक्चुअल सवाल पूछना चाहे प्रीलिम्स में तो एक फैक्ट के तौर पर अपना काम का है। और ये कौन से स्टेशन पे, यलाहांका वायु स्टेशन बेंगलुरु के अंदर है, एक फैक्ट के तौर पे अपना काम कर सकता है। उसके बाद में ब्रह्मोस जो अपने इंडिया और रशिया दोनों का एक जॉइंट वेंचर है, ब्रह्मोस कंपनी हमने स्थापित की है। उसके इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी, अपना जो यूपी में डिफेंस कॉरिडोर है उसके अंदर ब्रह्मोस मिसाइल के आपस में पार्ट्स को जोड़ के और फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे एक मिसाइल के निर्माण की जो है वो फैसिलिटी वहां पर शुरू की है। तो 11 मई को राजनाथ सिंह जी ने इसको हरी झंडी दिखाई और 5 महीने के भीतर भीतर उस मिसाइल के अलग अलग पार्ट को जोड़कर फाइनल मिसाइल का पहला बैच तैयार कर दिया है। औद्योगिक गलियारे को लेकर अपन ने पहले वीडियो बनाया था, उसमें तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में कौन से जिले कितने शामिल, वो सारी डिटेल अपन ने वहां पर लिख रखी है या उसमें डिस्कस कर रखी है। तो ये जो वो ब्रह्मोस की इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर कहां पर, यूपी के अंदर, उसका उद्घाटन किया और उसने ब्रह्मोस को बना के और मतलब सेना को सौंपना शुरू कर दिया है। तो ये एक अच्छी बात रही। साथ में जितने भी अपने देश में PSU है उनकी संख्या यहां पर लिखी है 16, है ना, ठीक है, अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। 16 डिफेंस सेक्टर के PSU है। ये सारे वैसे तो अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह स्थित है। इन सब के रिप्रेजेंटेटिव ताकि साथ में बैठ के ज्यादा बेटर प्लानिंग कर पाए, ज्यादा सही तरीके से काम कर पाए, इसके लिए इन सब का एक ऑफिस हेडक्वार्टर, उसकी बिल्डिंग बनाई गई है नई दिल्ली के अंदर, ताकि कोई हेलीकॉप्टर बना रहा है, कोई मिसाइल बना रहा है, कोई मटेरियल बना रहा है, कोई अलॉय तैयार कर रहा है, उन सबको ज्यादा बेहतर प्लानिंग एक साथ में मिलकर कर पाए। उसका एक भवन का उद्घाटन 10 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में किया है, जिनमें सारे ये डिफेंस सेक्टर के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होंगे, रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम होंगे, इन सब के जो है वो साथ में बैठने की सुविधा हो जाएगी। और इसका जो आदर्श वाक्य रखा गया है, इसमें सभी को एक साथ कोऑर्डिनेशन में संगच्छ ध्वम स्व, इसका मतलब साथ में चल के एक साथ आगे बढ़े और एक साथ मिलकर के बातचीत कर पाए, संवाद करें। अब मैं क्या बोलूं संस्कृत में इसको। उसके बाद में कैप्टन शुभांशु शुक्ला चर्चा मेरे 2025 में एक्सियोम 4 मिशन में ये गए, वहां पर रहे, उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रयोग, एल्गी के ऊपर प्रयोग किए, स्टेम सेल के ऊपर प्रयोग किए, मसल्स रैप्चर हो जाती है उसकी हीलिंग कैसे होती है उसके ऊपर प्रयोग किए, विभिन्न प्रकार के माइक्रोग्रेविटी के ऊपर उपयोग किए,
तो ये कैप्टन शुभांशु शुक्ला चूंकि अपने इंडिया की सेना से ही आते हैं तो डिफेंस वालों ने भी जिक्र किया है, और उधर साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में हमने डीएसटी वाले सेक्शन में भी इसका जिक्र किया है। साथ में हमारी इस टाइम की राष्ट्रपति मैडम द्रौपदी मुर्मू, ये ऐसी पहली राष्ट्रपति होगी जिन्होंने इंडिया की जो एयरफोर्स है उसके 2 फाइटर प्लेन में एक साथ जो है वो यात्रा करने का गौरव हासिल किया है। इन्होंने जो है वो पहली कौन सी अंबाला स्थित स्टेशन पर राफेल विमान में, और साथ में जो है वो सुखोई के अंदर 2 तो फाइटर प्लेन में इन्होंने यात्रा कर ली है, और अब्दुल कलाम जो अपने पूर्व राष्ट्रपति थे उनके बाद में पनडुब्बी के अंदर यात्रा करने वाली भी ये दूसरी राष्ट्रपति हो गई है। तो पहली राष्ट्रपति तो 2 फाइटर प्लेन कौन सा सुखोई और राफेल दोनों में ये उड़ान भर चुकी है, और पनडुब्बी के अंदर कौन सी वागसीर, पनडुब्बी के अंदर आईएनएस वागसीर में समुद्र की यात्रा इन्होंने की है। तो ये भी अगर सवाल बनाना चाहे तो ऐसा बन सकता है। उसके बाद में अपने विभिन्न प्रकार के मिग 21 को इस बार रिटायर किया ऑफिशियली 1963 से, ये एक सवाल बन जाता है छोटा सा। 1963 से सेना में शामिल किया। भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान 26 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ में लास्ट इसको जो है वो सेवा मुक्त किया गया, और लास्ट इसकी उड़ान कहां पर, अपने बीकानेर में नाल एयरबेस है, वहां से इसने लास्ट उड़ान भरी थी ये। इसके बाद ऑपरेशन सागर बंधु, जो अपने श्रीलंका में एक बहुत ही भयंकर समुद्री तूफान आया था जिसका नाम क्या था, दित्वा है, उसके अंदर अपनी सेना और विभिन्न प्रकार के जो मानवीय सहायता के पॉइंट ऑफ व्यू से चलाया गया एक अभियान जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन सागर बंधु। फिर ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकी हमले के जवाब में हमने अपनी जो है वो टेक्नोलॉजी, सेना के कुशल रणनीति और विभिन्न दूसरे डायमेंशन को साथ में सम्मिलित करते हुए जो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के जो ट्रेनिंग सेंटर है और विभिन्न बेस बने हुए उनको नष्ट किया। तो ऑपरेशन सिंदूर वो 2025 में चला। उसके बाद में संयुक्त कमांडर सम्मेलन, अलग अलग सेनाओं के जो उच्च कमांडर है या ज्यादा बड़े अधिकारी हैं उन सबको एक साथ में लाया और कोऑर्डिनेशन करके सेना की जो समस्याएं हैं, सेना का जो फ्यूचर विजन है, उसमें ऐसा नहीं कि आर्मी वाले आर्मी के हिसाब से ही सोचे, नेवी वाले नेवी के हिसाब से ही सोचे, एयरफोर्स वाले एयरफोर्स के हिसाब से सोचे, सब मिलकर एज ए होल देश को ज्यादा बेहतर सुरक्षित माहौल कैसे दिया जाए, सभी एक दूसरे के साथ में जहां पे भी लूप होल है, कमियां हैं, एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करें, सारे मिलके कैसे काम करें, उसके लिए सुधारों का वर्ष। और प्रधानमंत्री जी ने इनके इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहां पर था यह सम्मेलन? कोलकाता में। उसके बाद में भारत की नारी शक्ति नेवी की तरफ से एक जो है वो नौकायन युद्धपोत जो है वो सेना की तरफ से त्रिवेणी, वो दुनिया की सैर पे निकला है जिसमें ऑल वुमेन क्रू है, सारी जो स्टाफ है वो महिलाएं हैं। ये दुनिया भर में 2025 से 26 के बीच, लगभग सितंबर 25 से जून 26 के बीच में 26,000 समुद्री मील की दूरी नापेंगी, और इसका जो है वो कमान सौंपी गई है लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुदकर, ये इसकी जो वो लीडर है। 10 सदस्य हैं टोटल, सारी की सारी वुमेन है। दुनिया भर के समुद्री क्षेत्र को नाप के ये सितंबर 2025 से निकली थी और जून 2026 में वापस लौटेंगी। तो उस युद्धपोत का क्या नाम है? IASV त्रिवेणी, और इसका जो है वो नेतृत्व कर रही है लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुदकर, और 26,000 नॉटिकल समुद्री माइल की ये दूरी तय करेंगी। टोटल 10 देश है, सदस्यीय दल है, और ये गेटवे ऑफ इंडिया से 11 सितंबर 2025 को रवाना अपना हुआ था। उसके बाद में एक जॉइंट सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला गया है। तो मतलब इसमें नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों के कर्मचारी और अधिकारी शामिल होंगे, और इन तीनों को सामूहिक रूप से जो इनके कॉमन इंटरेस्ट की बातें होती हैं उनके ऊपर ट्रेनिंग दी जाएगी। और ऐसे टोटल कितने हैं? 5 सेंटर खोले गए हैं, जिनमें पहला सेंटर सेना के अंदर खुफिया सूचनाओं को इकट्ठा करने, क्योंकि तीनों को ही चाहिए, और तीनों सेनाओं के खुफिया सिस्टम जो है अगर आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगे, अलाइन नहीं होंगे, तो नेवी के पास जो इनपुट आया वो एयरफोर्स को नहीं मिलेगा, एयरफोर्स के आसपास आया वो आर्मी को नहीं मिलेगा। तो ज्यादा बेहतर कोऑर्डिनेटेड तरीके से कैसे काम कर पाए, इसके लिए तीनों सेनाओं के कर्मचारियों की या सैनिकों की ज्वाइंट जो है वो ट्रेनिंग करवाई जाए, तो पुणे में इसके लिए खोला गया। दूसरा, पुणे के अंदर ही FCPRNP में CBRN से संबंधित जो है वो ट्रेनिंग दी जाए। यहां पर C का मतलब होता है केमिकल,
बी का मतलब होता है बायोलॉजिकल, आर का मतलब रेडियोलॉजिकल, एन का मतलब न्यूक्लियर। ये चार प्रकार के जो गैर परंपरागत मनुष्य का संहार करने वाले हथियार हैं। कौन से? केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर, रेडियोलॉजिकल, है ना। तो ये चार प्रकार के जो ऐसे मनुष्य का संहार करने वाले हथियार हैं, तो उससे सेना और सिविलियन को बचाने के लिए फोर्स के द्वारा केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, तो नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के तीनों के जवानों को पुणे के अंदर ट्रेनिंग दी जाए कि देश में केमिकल हमला हो तो तीनों सेनाएं कैसे कोऑर्डिनेटेड वे में काम करें। बायोलॉजिकल मतलब कोई वायरस, बैक्टीरिया का ऐसा हमला हो तो कैसे काम करें, या न्यूक्लियर हमला हो तो कैसे काम करें, रेडियोलॉजिकल रेडिएशन फैल जाए तो कैसे काम करें, तो कोऑर्डिनेटेड वे में काम करें। फिर नई दिल्ली में कानून से संबंधित, क्योंकि सेना के अलग अलग अंगों में विभिन्न प्रकार के कार्मिकों के या फिर अलग जो है वो विभिन्न प्रकार के कानूनी पहलू आते हैं, इसलिए सेनाओं में ट्रिब्यूनल्स खोले गए हैं, है ना, जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के स्पेशलाइज्ड किस्म के जो कानूनी मामले होते हैं, वाद होते हैं या केसेस होते हैं, उनको डील करते हैं। तो वहां पर जो तीनों सेनाओं के जो सैनिक हैं उनको कानूनी पूरी दुनिया में फोर्सेज के लीगल रूल क्या होते हैं, लॉ क्या होते हैं, उनको तोड़ने की स्थिति में कैसे डील किया जाए, वो सारी बातें। फिर पचमढ़ी मध्य प्रदेश में जो बैंड होते हैं सेना के, अलग अलग सेनाओं के, आर्मी का अलग, नेवी का अलग, वो बैंड का ज्वाइंट रूप से कोई परफॉर्मेंस, ऑर्केस्ट्रा वगैरह बनाने के लिए और साथ में खाना वाना बनाने के लिए, कैटरिंग वालों के लिए नेवी, एयरफोर्स इन सब की ट्रेनिंग करवाई जाए। तो सबसे ज्यादा अपने को काम में जो याद रखने लायक बात है, वो पुणे के अंदर क्या खोला गया है, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर हथियारों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं का ज्वाइंट ट्रेनिंग सेंटर वहां पर स्थापित किया गया है, जिसमें ये तीन तो ये हुए, इसमें फोर्स और ये प्रोटेक्शन, ये नाम हो गया, है ना। फिर उसके बाद मिशन स्वायत्त एक्सपेरिमेंट। तो स्वायत्त का मतलब होता है स्वयं। अपने यूपी के अंदर झांसी के पास में एक है बबीना फील्ड फायरिंग रेंज। इसमें ऐसे हथियारों का परीक्षण किया गया है जो सामने से कोई भी ऑब्जेक्ट आए तो ऑटोमेटिकली उस पर फायरिंग कर दे, यानी कि मनुष्य का एक्टिव इंटरवेंशन नहीं हो, उसके बिना ही सामने वाले टारगेट को न्यूट्रलाइज करने वाले ऑटोमेटिक चलने वाले हथियारों का जो एक्सपेरिमेंट किया गया, कहां पर, बबीना फील्ड फायरिंग रेंज। इसका नाम रखा गया मिशन स्वयं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके बाद में अपने प्रमुख सेना अभ्यास हुए, उनको यहां पर मैं पढ़ भी दूंगा तो भी कोई बात नहीं है, आपको पीडीएफ में ये मिल जाएगा साथ में। और ये जो है वो जैसे एक्वेरिन जो 8वें नंबर का त्रिसेवा किस किस के बीच में हुआ, कितनी तारीख है, तो अपने वहां पर इस पीडीएफ में दिया हुआ है एक सूची, तो आप इनको एक बार देख लेना सबको, है ना। ये कुछ जो अभ्यास हुए हैं पिछले दिनों भारत, म्यांमार, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के साथ में, उन सब के साथ में सारे अभ्यास अपन ने एक साथ में लिख दिए हैं और आप इनको याद करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद में भारतीय सेना ने कहा कि हम न सिर्फ अपने देश में बल्कि यूएन की पीस कीपिंग फोर्स के अंदर भी भारतीय सेना ने अपना एक्टिव रोल प्ले किया है। अभी तक यूएन की पीस कीपिंग फोर्स 72 जो मिशन गए हैं उनमें से 53 में भारतीय सैनिकों ने भाग लिया है, और जिसके तहत 2,97,000 से ज्यादा अपने सैनिक उसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं 53 अभियानों में, और इनमें से 164 ने अपनी वीर गति को भी इन अभियानों के दौरान प्राप्त किया है। साथ में हमारा डिफेंस को लेकर के दुनिया भर में विजन 5S है, और एस यहां पर हिंदी वाले शब्दों से है, इंग्लिश वालों से नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम 5S विजन के तहत एक दूसरे की सेनाओं का, उनकी इंटीग्रिटी का सम्मान करते हैं, आपस में संवाद करने में भरोसा जताते हैं, सहयोग करने में भरोसा जताते हैं, और एक दूसरे को प्रोस्पर, समृद्धि के साथ में शांति, इनमें जो है वो प्रतिबद्धता हमारी सेनाओं की है। तो हमारी सेनाओं का दुनिया को लेकर जो डिफेंस का जो मोटो है या हमारा आदर्श है वो 5S है। आप इस चीज को यूज कर सकते हो कहीं पर इंटरव्यू में या और कहीं पर भी जो फोर्सेज से संबंधित बात आती है, या जो बच्चे जो लोग एक्स आर्मी वाले हैं उनको लेकर इंडियन फोर्सेज का दुनिया को लेकर क्या विजन है, तो 5S ये अपना ऑफिशियल विजन है। इसके बाद में भारतीय नौसेना ने, वैसे तो हमने छोटे छोटे वीडियो पहले किए थे, उनमें जो है वो भारतीय नौसेना ने इस साल अगर एक साथ पूरे साल की प्रगति देखें तो 177 से ज्यादा जहाज और पनडुब्बियों को फाइनली कमीशन किया है, उनका निर्माण किया है और वो काम में आनी शुरू हुई। 177 पनडुब्बियों का और जहाजों का निर्माण किया है, और 12 इस बार नए उपयोग में नौसेना को सौंप दिए गए हैं या कोस्ट गार्ड को सौंप दिए गए हैं 12 जहाज या पनडुब्बी।
जिनमें से आप आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, अर्नाला, वागसीर, ये खूब सारे नाम पूरे भर देखे हैं। उनको साथ में एक बार वापस से अपने जो है वो एडजस्ट किया। अब जब भी मैं एक चीज आपको शॉर्ट में ट्रिक बता देता हूं कि जब भी ये कोई जो है वो नौसेना के लिए नया सामान बनाया है या नई चीज बनाई है, तो उसमें 4 या 5 चीजें ही होती है। एक तो सबसे पहला होता है सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर। ये ऑलरेडी रोजाना नहीं बनते, कभी कभार बनते हैं। तो एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया की नेवी के पास हो, उनके नाम याद कर लो, परमानेंट सॉल्यूशन। दूसरा, फिर एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद में छोटे जो जहाज होते हैं उनमें सबसे प्रमुख होता है डेस्ट्रॉयर, फिर होता है फ्रीगेट, और फिर होता है कॉर्वेट। तो ये कितने डिस्ट्रॉयर बने, कितने फ्रीगेट बने और कितने कॉर्वेट बने, ये याद रखने लायक। और फिर ये तो चलते हैं समुद्र की पानी की सतह पर। नीचे चलने वाली क्या हो जाती है, सबमरीन या पनडुब्बी। तो अपने देश में डेस्ट्रॉयर, फ्रीगेट और कॉर्वेट बनाने के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, साथ में सबमरीन चलाने के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब सबमरीन में भी फ्यूल क्या काम में लिया जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूल वाली सबमरीन है या डीजल या मिक्स वाला हाइब्रिड सबमरीन है, उसको लेकर जो प्रोजेक्ट आते हैं उनकी ग्रुपिंग आप एक साथ कर लोगे तो रोजाना याद रखने की समस्या नहीं रहेगी। एक तो अपने डिफेंस के अंदर नेवी वाले में खासकर क्या क्या, एयरक्राफ्ट कैरियर, डेस्ट्रॉयर, फ्रीगेट और कॉर्वेट, और साथ में पानी के नीचे चलने वाली सबमरीन। एक तो ये कैटेगरी आपको बना लेनी है। दूसरा, अपने ये डीपीएसयू है, डिफेंस सेक्टर के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो बेसिकली समुद्रों के किनारे वाले क्षेत्र में है। एक तो मरमा गांव वाला जो है वो मझगांव डॉकयार्ड वाला मुंबई के पास है, उसके नीचे फिर गोवा में है, उसके नीचे फिर कोची में है। तो इसका मतलब वेस्टर्न वाला जो कोस्ट है उसमें 3 के नाम आते हैं जो कोई न कोई जहाज या कोई पनडुब्बी या कुछ बना रहे होते हैं, है ना। फिर उसके बाद में आता है विशाखापट्टनम वाले का नाम, और फिर कोलकाता वाले में गार्डन रिच शिपयार्ड वाला वो नाम आता है ना। तो टोटल 5 ये नाम याद कर लो और 4 वो कैटेगरी याद कर लो। फिर उसके बाद उसकी छोटी मोटी विशेषताएं याद करने को रह जाती है। या तो मुंबई वाले ने, मझगांव वाले ने बनाया है, या फिर गोवा ने बनाया है, या फिर कोची ने बनाया, या विशाखापट्टनम ने बनाया, या कोलकाता ने बनाया। यही इतनी कैटेगरी होती है लगभग। इसके आसपास कुछ और बात बचती है तो वो याद आप कर सकते हैं। तो ये कुछ अपने डिफेंस के लिए विभिन्न प्रकार के जो है वो जहाज नेवी को सौंपे हैं, तटरक्षक को सौंपे हैं। तो इसको आप अपने नोट्स में शामिल कर लें। जो पुराने वाले लिख रखे हैं वो तो लिख ही रखे हैं, नया वैल्यू एडिशन कुछ होता है तो याद कर लें। और साथ में अपने नोट्स में एक तो इनकी कौन सी क्लास है, ये 4 तो समुद्र के पानी के ऊपर चलने वाली, और 5वीं सबमरीन, और सबमरीन में फिर फ्यूल कौन सा काम में लिया गया है उस आधार पर इसका क्लासिफिकेशन कर ले। और सबसे बड़ा होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, फिर उससे छोटा होता है डेस्ट्रॉयर, उससे छोटा होता है फ्रीगेट, और सबसे छोटा होता है जो है वो कॉर्वेट। तो ये जो है वो उसमें, इसके अलावा फिर जो अपना कोस्ट गार्ड है उसके लिए पेट्रोलिंग वाली या फिर समुद्रों में अभियान करने वाली ऐसी जो है वो जहाज और बनाई जाती है। ये इसका मोटा मोटी काम होता है। और दूसरा आपको बना लेना चाहिए कि कौन सी कंपनी ने, कौन से डीपीएसयू ने इसको बनाया है। मुंबई वाले ने बनाया है, गोवा वाले ने बनाया है, कोची वाले ने बनाया है, या विशाखापट्टनम वाले ने बनाया है, या कोलकाता वाले ने बनाया है ना। तो बस इतना ही होता है इसमें। एक साथ में हर बार इसको अगर कनेक्ट नहीं करेंगे आपस में तो फिर ये याद नहीं रहता है। तो ये वाला एक छोटा इसका शॉर्ट ट्रिक हो सकता है जिससे अपने को याद हो जाएगा। इसके बाद में ये 5 अपने युद्धपोत इस बार जो 2025 में लॉन्च किए हैं उनको एक साथ में अपने फ्लो चार्ट के रूप में बना लिया। फिर उसके बाद में जो डिजिटल इंडिया चल रहा है उस पहल का सेना के साथ क्या इंटीग्रेशन हुआ। एक तो तीनों सेनाओं के जो सैनिक हैं उनको आई कार्ड जो है वो एक तरीके से सिक्योर एक्सेस के लिए कार्ड देने के लिए ये परियोजना शुरू की है। दूसरा, अपने नेवी के अंदर जो एक प्रोग्राम चल रहा है जो सरकारी कर्मचारियों को एक तरीके से आईटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी में थ्रू करने के लिए कर्मयोगी जो है वो चल रहा है। उसके तहत एक ई लर्निंग का पाठ्यक्रम भारतीय नेवी के लिए स्टार्ट किया है डिजिटल इंडिया मिशन के तहत। उसके बाद में भारतीय कोस्ट गार्ड जो है उसको नई पेट्रोलिंग करने की कुछ वेसल्स या व्हीकल मिले हैं जिसमें अदम्य पहला, दूसरा अक्सर और तीसरा है अमूल्य। ये 3 कोस्ट गार्ड को नए जहाज मिले हैं जिससे कि ज्यादा बेहतर वो पेट्रोलिंग कर पाएंगे। इस प्रकार डीआरडीओ की अनुमति इस बार डीआरडीओ ने, क्योंकि डीआरडीओ भी तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। तो डीआरडीओ के द्वारा जो है वो पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का परीक्षण किया गया। साथ में एक ही लॉन्चर से 2 परले मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण किया गया।
इसी प्रकार जो है वो एक प्रोटोटाइप लड़ाकू विमान का ये विकसित किया गया। प्रोटोटाइप किसको कहते हैं? प्रोटोटाइप कहते हैं, मान लो कि कोई भी विमान बनाना है भारत को, उस विमान बनाने का कंसेप्ट डिजाइन पहले कागज पर बनाया गया और उसको पहले बनाकर देखा गया, तो जो सबसे पहले विमान बना है उस कागज के डिजाइन के आधार पर, वो उसका क्या कहलाता है? प्रोटोटाइप लड़ाकू विमान कहलाता है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की जो विमान से उससे लंबी दूरी के ग्लाइडिंग बॉम्ब गौरव का परीक्षण किया गया। साथ में डीआरडीओ की हैदराबाद वाली जो है उसमें स्क्रैम जेट सब स्केल कंबस्टर का जमीनी परीक्षण किया गया। साथ में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है वो ध्वनि से 5 गुना अधिक लंबी दूरी की यात्रा और एयर ब्रीथिंग इंजन, उसमें स्क्रैम जेट इंजन इस क्रूज मिसाइल में लगाया जाए, उसका परीक्षण। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको एक साथ में अपन मिला के देख सकते हैं। तो ये डीआरडीओ के इस बार के परीक्षण रहे। वन लाइनर इसमें कुछ काम का लगे आपको तो इसको आप शामिल कर सकते हैं। तो अपने 2025 का डिफेंस इंडस्ट्री का डिफेंस मिनिस्ट्री का ईयर एंड रिव्यू रहा, उसमें मेजर टेक अवे अपने नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या रहे हैं। तो सबसे पहले तो डिफेंस सेक्टर में हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ में डिफेंस के इंपोर्टर के बजाय हमारा सपना है एक्सपोर्टर बनना। 2029 तक हम 3 लाख करोड़ के डिफेंस के बराबर जो वो इक्विपमेंट बनाएंगे और 50,000 के बराबर एक्सपोर्टर बनने का सपना है। इसके बाद जो है वो डिफेंस सेक्टर के पीएसयूज को हमने एक तो तेजस के लिए, एडवांस तेजस के लिए, 1% हेलीकॉप्टर के लिए, और साथ में हमने जो है वो राफेल एम मरीन सेक्टर वाला वो अपने बुलाया है। फिर इसके बाद हमने जो है वो देखा इसमें कि विभिन्न अलग अलग युद्धाभ्यास हमने किए हैं अलग अलग देशों के साथ में। फिर जो है वो डीपीएसयू है उनके लिए एक भवन का निर्माण भी किया है। फिर विभिन्न जो अभियान इस बार किए जो है वो ऑपरेशन सिंदूर किए, या फिर ऑपरेशन सागर वाला जो श्रीलंका के अंदर इस बार एक तितवा है जो तूफान आया उसको टैकल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद हमने डीआरडीओ वाला। तो कुल मिला के इसके अंदर कुछ वन लाइनर और कुछ महत्वपूर्ण जो नई नई चीजें हैं वो अपने नोट्स को एनरिचमेंट करने के लिए या एग्जाम में वन लाइनर के तौर पे काम में आ सकती है। तो हम कल दूसरी कोई नई मिनिस्ट्री का देखते हैं अभी कौन सी का ज्यादा बेहतर तरीके से अपने एग्जाम में उपयोग हो सकता है, उसका ईयर एंड रिव्यू करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।